तो इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? नीड फॉर बिजनेस वैल्यूएशंस एंड सोर्स ऑफ वैल्यू इन अ बिजनेस, वेरियस अप्रोच टू वैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूएशंस एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बिजनेस वैल्यूएशंस। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है पूरी बुक में, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। यानी कि बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती कि बोलना क्या चाह रहे हैं उसका। इस चैप्टर का मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको स्किप करके नहीं जा सकते अपन कि ये चैप्टर को छोड़ दिए, तो ऐसा होता नहीं है। और जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली थोड़े इजी टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, इजी रहते हैं, लेकिन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। तो मिस्टर सेठ क्लारमंस, अ नोन वैल्यू इन्वेस्टर, स्टेटेड इन कैपिटल मार्केट प्राइस इज सेट बाय द मोस्ट पैनिक सेलर्स, वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय कैश फ्लो एंड असेट्स। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है पैनिक सेलर्स के द्वारा। ठीक है। वैल्यू है ना, विच इज डिटरमाइंड बाय कैश फ्लो एंड असेट्स। ठीक है। दिस इज बोथ द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। वैल्यू क्या है और कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। This is both the challenge and opportunity of investing to carefully sift through the market to find the great divergence between price and value, to concurrently avoid the extreme emotion of crowd and indeed to take a stand against them. Warren Buffett is also known to state frequently, price what you pay and value what you get। तो प्राइस क्या है, जो हम पे करते हैं। वैल्यू क्या होता है, जो हमको रिटर्न मिलता है, जो अपने को जनरेट होता है। तो जरूरी नहीं है वैल्यू प्लस में ही हो, कई बार माइनस में भी जनरेट होता है। ठीक है। Price and value are two different concepts in investing. While price is available from the stock market and known to all, प्राइस सबको पता होता है, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में होता है, तो सबको पता होता है। लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू इज बेस्ड ऑन इवेल्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ वैल्यूर एट द पॉइंट इन टाइम। देयर इज नो फॉर्मूला और मेथड टू पुट टू थ्रू अ प्रिसाइज नंबर और वैल्यूएशन ऑफ अ असेट। There are uncertainty associated with input that go into the valuation process. As a result, the final output can be considered uneducated estimate or provide adequate diligence associated with value the assets. तो वैल्यू एंड प्राइस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग होते हैं ना। प्राइस तो अपने को मार्केट से पता चल जाता है, लेकिन वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। कोई इसका मेथड या फॉर्मूला होता नहीं है कि इससे निकल जाए। द फाइनल आउटपुट कैन बेस्ट बी कंसिडर एंड एजुकेटेड एस्टिमेट, यानी कि अपन थोड़ा बहुत सोच समझ के निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम स्पेसिफिक नहीं निकल सकता। दैट इज द रीजन वैल्यूएशन इज ऑफन कंसीडर एज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जो वैल्यूएशन होती है किसी कंपनी की, तो वो आर्ट भी है निकालना और साइंस भी है। इट रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट इन अराइविंग एट फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। तो वैल्यू निकालने के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत होती है।
अब why valuation are required? While purpose of carrying out valuation could vary from person to person. ठीक है, some of the reason for carrying out valuation of asset, business and liability are follow. तो वैल्यूएशन क्यों निकालते हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, बाइंग अ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज। कोई बिजनेस खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सेलिंग अ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं बिजनेस को। ठीक है, जो स्टॉक्स के ऑनर रहते हैं उनको वैल्यूएशन ज्यादा लगने लगती है तो सेल करते हैं, और वैल्यूएशन कम लग रही है यानी कि वैल्यू से ज्यादा फेयर ऊपर चला गया है तो सेल, और वैल्यू से नीचे है तो बाय करते हैं, है ना। मर्जर एंड एक्विजिशंस, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है। जनरल सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस टू ऑनर, अब ऑनर को पता करना है कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। इसके अलावा फेयर ट्रीटमेंट टू डिफरेंट सेट ऑफ स्टेक होल्डर इन कीप ऑफ इक्विटी स्वैप। तो लास्ट क्लास में अपन ने इक्विटी स्वैप देखा था, तो फेयर वैल्यू वहां पे निकाली जाती है, उसके बाद इक्विटी स्वैप होता है इसके लिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पर्पस है जो वैल्यूएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि वैल्यू कौन निकालते हैं उसके ऊपर। और अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, तो उसके टैक्सेशन, अकाउंटिंग, रेगुलेटरी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इसके लिए भी वैल्यूएशन निकाला जाता है। Whatever may be the objective of valuation, the purpose of valuation is related price to value and estimate its fair price, overprice and underprice। तो वैल्यू निकाल के क्या पता चलता है? फेयर प्राइस है, ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। Given the limitation in the valuation process, valuer typically present multiple scenarios that reflect the effect of a change in the primary variable on the output value। ठीक है, सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, तो सोर्स कहां से मिलता है कि वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला होता है अर्निंग, दूसरा होता है असेट्स। वॉरेन बफेट स्टेटेड देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस। तो पहला अर्निंग, दूसरा असेट। एनी असेट व्हाट एवर अ फाइनेंशियल असेट सच ए स्टॉक और बॉन्ड और रियल असेट जनरेट 2 स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तो पहला होता है पीरियडिक अर्निंग और दूसरा है फाइनल इनफ्लो ऑन सेल ऑफ द असेट्स। तो जो क्वार्टरली अर्निंग आती है उससे, और जो फाइनल इनफ्लो यानी किसी भी असेट्स को सेल करने के बाद जो पैसे अपने को मिलते हैं उससे पता चलता है। इन केस ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटी, स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का अपन ने ये देख लिया 2 तरीके। बॉन्ड्स के लिए कूपन प्रोड्यूस अर्निंग, तो कूपन कितना अर्निंग प्रोड्यूस कर रहा है, और रिडीम करने और सेल करने के बाद जो वन टाइम कैश फ्लो प्राप्त हो रहा है उससे पता चलता है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, इक्विटी ऑल्सो प्रोड्यूस अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो इक्विटी क्या है कि डिविडेंड के फॉर्म में भी अर्निंग देता है। देन वन टाइम कैश फ्लो ऑन सेल, और अगर उसको पूरा सेल कर देंगे तो एक वन टाइम में कैश फ्लो देता है। रियल एस्टेट प्रोवाइड्स रेंटल इनकम एंड एप्रिसिएट कैपिटल वैल्यू ऑन सेल, तो रियल एस्टेट से क्या मिलती है? रेंटल इनकम और एप्रिसिएट कैपिटल वैल्यू। ठीक है, बिजनेस आर स्टेबलाइज फॉर द, एक सेकेंड इसको हटा दे रहा हूं, ये काम नहीं आ रहा है, वही चीज दिख रही है हर जगह। हेलो राहुल जी। बिजनेस आर स्टेबलाइज फॉर सेम रीजन, टू जनरेट कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग। तो कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? अर्निंग के फॉर्म में उसको कैश फ्लो मिलता रहे, एंड पोटेंशियल टू रियलाइज कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट इफ अर्निंग आर नॉट सफिशिएंट। और दूसरा क्या कि अगर अपन वो टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को सेल करते हैं, अगर अपनी अर्निंग गुड नहीं है, तो एक पोटेंशियल कैश फ्लो अपने को मिल जाए, और दे डाउ डाउन ऑनर प्रोसीड टू कलेक्ट देयर मनी फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, लिक्विडेशन करने से भी मिलता है, तो ये होता है कैश फ्लो जिससे अपने को अर्निंग मिलती है। Interestingly, lender also think the same way. Lender will first ensure that the business will be able to generate the cash flow to meet its obligation before making the lending. तो जो लेंडर होता है, जो उधार लेता है, वो पहले क्या देखता है कि मेरे बिजनेस से उतना कैश फ्लो जनरेट होगा कि नहीं, कि मैं उतना उधार पटा पाऊंगा कि नहीं।
जैसे आप अगर 1 करोड़ रुपए आप उधार ले रहे हैं कोई बिजनेस करने के लिए, और उसमें आपको उतना कैश जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज लेंडर पहले सोचता है उधार लेने से पहले। द कोलेटरल ऑफर इज नॉट द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज ओनली अ फॉल बैक मैकेनिज्म टू रिकवर देयर मनी if their cash flow estimate prove wrong. They want borrower to pay from their cash inflow stream. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कैश फ्लो एस्टिमेट रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, अपन सोचते हैं कि वहां से तो जनरेट हो जाएगा, नहीं हो पाता कोई कारणवश। तो कोलेट्रल जो ऑफर होता है उसके लिए कोलेट्रल मांगा जाता है। ठीक है। It is also important to note that capability of the business asset to pay up the all liability and settle the equity holder. इसमें और क्या नोट किया जाता है कि उस बिजनेस में कैपेबिलिटी है कि नहीं कि ऑल लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स को वो पे कर सके। असेट्स में बी वर्थ अ लॉट लेस देन व्हाट इज अपीयर इन द बैलेंस शीट। कई बार एसेट जो बैलेंस शीट में अपने को दिखता है वो ज्यादा प्राइस का भी दिखता है, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। ठीक है, बैलेंस शीट में उसके प्राइस कम भी हो सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है अपने को। जितना भी हम स्टडी अभी कर रहे हैं, चाहे चैप्टर 1 से चैप्टर 10 अपन पहुंच गए, इसका मेन फोकस है कि अपने को सोचना एक रिसर्च एनालिस्ट के थॉट से। ठीक है। असेट वैल्यूएशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। ये पूछता है, याद रखिएगा, असेट्स वैल्यूएशन कितने कैटेगरी में है। तो कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, अंडर दिस अप्रोच असेट इज वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड टू क्रिएट इट। तो असेट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि कितना कॉस्ट लगा उसको बनाने में। ठीक है, उस असेट को क्रिएट करने में। दिस ऑप्शन इज सुटेबल ओनली फॉर बायर हु हैज चॉइस बिटवीन बाइंग वर्सेस मेकिंग। मोस्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट टिपिकली डू नॉट हैव अ चॉइस टू बिल्ड और रन अ कंपनी ऑन देयर ओन। तो स्टॉक मार्केट में अपन क्या करते हैं, इन्वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन हम उस कंपनी को बना नहीं सकते या उसको अपने अनुसार रन नहीं कर सकते। दिस अप्रोच इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। However, strategic investor who intended to carry on the business into the long term may consider using this approach. जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बिजनेस लंबे समय में करना है, तो वो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इस अप्रोच को देखते हैं, कई बार कंसीडर करते हैं। तो कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशंस फिनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, फिनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए ये सही मेथड नहीं होता है। ठीक है। सेकंड होता है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशंस, इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन अप्रोच असाइन वैल्यू टू अ असेट बेस्ड ऑन व्हाट अ इन्वेस्टर वुड बी विलिंग टू पे फॉर कैश फ्लो जनरेटेड बाय द असेट्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन से अपने को क्या पता चलता है, तो व्हाट इन्वेस्टर विलिंग टू पे, यानी इन्वेस्टर कितना पे करेंगे फॉर द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द असेट्स। ठीक है, कितना कैश फ्लो असेट से जनरेट हो रहा है, तो इन्वेस्टर कितना पे कर सकते हैं, है ना, इसके ऊपर। दिस अप्रोच टिपिकली इन्वॉल्व वैल्यूएशन ऑन असेट बाय डिस्काउंटिंग इट्स कैश फ्लो एट सुटेबल रेट दैट रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न expected by a investor. Intrinsic value can be divided into a 2 categories. ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न अपने को सही से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। रिस्क न्यूट्रल, इट इन्वॉल्व एडजस्टिंग द कैश फ्लो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो। तो अपन क्या करते हैं, कैश फ्लो को एडजस्ट करते हैं, किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो, उससे एडजस्ट किया जाता है। इट इज देन डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट से इसको डिस्काउंट करते हैं। तो रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आर टिपिकली वैल्यूड यूजिंग दिस अप्रोच। तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी वैल्यूएशन इस अप्रोच से करते हैं। ठीक है, उनके पास जो भी पैसे आते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं।
ठीक है, 100 में एक केस ही होता है, इसलिए इंश्योरेंस का बिजनेस आप देखिएगा, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंश्योरेंस के बिजनेस में है। सॉरी। Real world valuations. It involve estimating the most likely cash flow and discounting it at a rate of return. तो कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है और रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिस्काउंट करें तो अपने को रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न दैट रिफ्लेक्टेड द रिस्क फ्री रेट प्लस अ सुटेबल रिस्क प्रीमियम टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन द कैश फ्लो। थर्ड होता है सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच या रिलेटिव वैल्यूएशन। Under this approach, a asset is value on the price of the similar asset. Variation valuation ratios such as P, PB, EV by EBITDA can be used for valuations. ठीक है, तो इस अप्रोच में ये सब जो मैट्रिक्स है इनको यूज किया जाता है। ठीक है, P, PB, EV by EBITDA। ठीक है, cost based valuation often involve technical assessment by engineers, is seldom employed by financial investor. वी शैल डिस्कस द अदर टू। कॉस्ट बेस्ड के अलावा अपन बाकी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ऐसा इसने लिखा है। डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल फॉर बिजनेस वैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, कंसीडर अ बॉन्ड ऑन ऑफरिंग विच जनरेट 9% एज अ इंटरेस्ट पर एनम टू गेट रिडीम एट द एंड ऑफ 10th ईयर ऑन इट्स फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। Current prevailing interest rate in the economy are also 9% for the maturity and credit quality. What would be the value of bond today? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एंड प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 9 at both coupon and expected rate are same. It would turn out to be a face value of 1 lakh. If expected rate of return by investor is higher than 9, this bond would have value less than 1 lakh. ठीक है, ये याद रखिएगा, जब रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर हाई होता है और लो देन 9%, ठीक है, तो इन्वेस्टर का रिटर्न जो हाई होगा तो वैल्यू क्या होगी, लेस, और रेट ऑफ रिटर्न लो होगा तो वैल्यू क्या होगी, मोर। इसको याद रखिएगा, इसमें से पूछता है क्वेश्चन। ये एक लाइन का है ये इतना, लेकिन इसको याद रखिएगा, जब इन्वेस्टर को रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो वैल्यू क्या होगी, लेस। ठीक है, और इन्वेस्टर को रिटर्न लो मिल रहा है तो वैल्यू क्या होगी, मोर। ठीक है, रीडर के आर एडवाइज टू रिवाइज बेसिक ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कंप्यूटेशन बिफोर गोइंग अहेड। तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंप्यूटेशन को रिवाइज करना है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पीवी एफवी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसके अपन कैलकुलेशन अभी करेंगे एक बार जब ये पूरे कंप्लीट हो जाए, लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से भी आते हैं, ये जो लाइन मैंने बताया उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी होते हैं। This is example of discount cash flow model of bond valuation. Actually, every assets of liability is priced the same way. Assets are acquired at cost and expectation is for this asset to generate a combination of earning and capital gain. If the bond is replaced with equity, the coupon will be replaced with dividend. बॉन्ड का देखना था तो अपन ने कूपन रेट देखा, इक्विटी का देखना है तो डिविडेंड देखते हैं, एंड रिडेम्पशन वैल्यू एज एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी। In case of bond, both quantum of cash flow and their timing will known with certainty. In case of equity, quantum of cash flow, their timing are known, unknown and uncertainty. तो इक्विटी में क्या होता है, टाइमिंग उसकी अननोन रहती है कि कब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड्स में क्या रहता है, अपने को टाइम पता होता है कितने साल तक उसकी मैच्योरिटी है। The concept of value a asset based on its cash flow can be extended to value business based on their earning. ठीक है, प्रॉफिट, मोर प्रिसाइज कैश फ्लो एंड टर्मिनल वैल्यू ऑफ वन टाइम सेल प्रोसीड फ्रॉम असेट्स। While discounted cash flow model are used to value business, this valuation come with significant error of judgment because of the inability to measure quantum and timing of future cash flow with certainty. This model could be very sensitive to some input factor.
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कुछ कुछ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चैप्टर। इसका रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको याद रखिएगा, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। लेकिन इसको ना अपन भी रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं है, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें से जो पकते हैं ना नंबर जो आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और यही चैप्टर जो है, यही जो 658 55 में जो लोग अटकते हैं ना, यही चैप्टर पार लगा देगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, इसमें से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। Conceptually, discount cash flow approach to valuation is the most appropriate approach for valuation when three things are known with certainty: stream of future cash flow, timing of this cash flow, expected return by the investors, called discount rate. On these three pieces of information are available, it is simple mathematics to find the present value of this cash flow, which a potential investor in the debt instrument would be willing to pay today to receive the expected cash flow return over a period of time. ठीक है, सिंपल बोला जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो विच अ पोटेंशियल इन्वेस्टर इन द इंस्ट्रूमेंट वुड बी विलिंग टू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो अपन अभी दे रहे हैं टू जनरेट अ कैश फ्लो, ठीक है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फ्यूचर वैल्यू के लिए। ठीक है, in valuing a business, the cash flow at various stage over its expected life is considered. ठीक है, उसके स्टेज को कंसिडर करते हैं कि वेरियस स्टेज होते हैं कैश फ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो के। रेशनल वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस में बी टू द फर्स्ट एंड द इनफ्लो ओवर ओवर एंड आउटफ्लो। ठीक है, रेशनल वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस में बी टू द फर्स्ट फाइंड द इनफ्लो। पहले अपने को इनफ्लो फाइंड करना है ओवर आउटफ्लो, कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। ठीक है, इसको एफसीएफ बोलते हैं, जो इनफ्लो हो रहा है उसको एट डिफरेंट टाइम ऑफ टाइम एंड देम ब्रिंगिंग देम टू टुडे, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इनफ्लो कितना हो रहा है उसको फाइंड करके अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न, जिसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, डीआर। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टू वैल्यू प्रोजेक्ट और अ बिजनेस ऑफ फर्म। द टू प्रिंसिपल ऑफ ड्राइव द वैल्यूएशन ऑफ फर्म यूजिंग डीसीएफ आर एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पहला क्या है? डीसीएफ को करने के लिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एंड सेकेंड इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट या डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये दो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है डीसीएफ को जानने के लिए, कि कितना रिटर्न मिल रहा है, कैश फ्लो कितना है, और उसमें रिटर्न कितना है, एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न, जिसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। द वैल्यू एस्टिमेटेड यूजिंग द डीसीएफ कैन वेरी अक्रॉस एनालिस्ट इफ देयर आर डिफरेंस इन एस्टिमेटेड देस टू फैक्टर। तो जितने एनालिस्ट हैं उनके लिए डीसीएफ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए इनफ्लो कुछ दिख रहा है, किसी के लिए रेट, जैसे इनफ्लो अलग है तो रेट ऑफ रिटर्न भी डिफरेंट हो जाता है। There are three different approach to DCF model. Dividend discount model. Under this model, the expected future dividend of company are discounted based on the cost of capital. तो इस मॉडल में क्या होता है कि जो फ्यूचर में अपने को डिविडेंड अर्न होने वाला है उसको डिस्काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर कंपनी दैट पे रेगुलर एंड सब्सटेंशियल डिविडेंड, जैसे कि वेदांता और कोल इंडिया, उसको अगर देखना है तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से अपन कर सकते हैं। ठीक है, दिस सॉरी, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल किस कंपनीज के लिए अच्छी है? मैच्योर कंपनी इन द डिफेंसिव, जैसे कोल इंडिया, वेदांता, ये डिफेंसिव ही है, यानी कि इनके पास मैच्योर हो चुकी है, इनके पास और आगे जाने का कुछ है नहीं। ठीक है, ये एक स्टडी के लिए बता रहा हूं। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मैच्योर कंपनी इन डिफेंसिव इंडस्ट्रीज।
Unlike bonds, equity have perpetual life theoretically. Further, dividend payments are not contractual in nature. Therefore, DDM involve making certain estimate and assumption. अब इसमें क्या है, डिविडेंड पेमेंट क्या है, जरूरी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतना ही डिविडेंड देना है, ठीक है। ऐसा तो रहता नहीं है कि कोल इंडिया हर हर साल अपने 10% ईयर ऑन ईयर डिविडेंड देगी या 5% देगी, वो तो डिफरेंट होते हैं ना। तो थोड़ा सा इसको निकालना, थोड़ा सा एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो एस्टिमेट और एजम्पशन अपना निकालना पड़ता है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल provide a way to value a dividend paying company where the dividend is expected to go perpetually at constant rate. For a company with cost of equity K and a dividend that is expected to grow at constant rate G, the fair value of the share of company would be equal to P equal to D1 divided by K minus G. ये फॉर्मूला याद रखिएगा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ये याद रखिएगा, इसमें से भी आता है P equal to D1 divided by K minus G. D1 refer to dividend expected to receive at the end of year. एक साल में जो डिविडेंड रिटर्न अपने को मिलने वाला है, ठीक है। K होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और P और G नहीं दिया है क्या, दिया होगा नीचे। और कांस्टेंट रेट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट, जो डिविडेंड की जो ग्रोथ है वो उसको G, ठीक है। और P क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। के क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जी क्या हुआ, कांस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट। तो ये बहुत इजी है, निकल जाता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो सभी एग्जाम में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ये पहला एग्जाम है, तो अपन अपने तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ होगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है बाबा, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, ये होगा FCFE, ये भी आता है, याद रखिएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज यूजिंग DDM इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द कंपनी दैट डू नॉट पे डिविडेंड। तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करती, उसका फ्लो, कैश फ्लो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये ऐसी कंपनी के लिए यूज होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, जो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। इवन सम ऑफ वेल परफॉर्मिंग कंपनी में नॉट पे सब्सटेंशियल डिविडेंड। बहुत सारी कंपनी जो बहुत अच्छा करती है ना, वो कभी नहीं देती पैसे। इसको क्या करती है, जो डिविडेंड के पैसे हैं उसको री इन्वेस्ट करती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, अल्फाबेट इंडस्ट्री पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल हैज नेवर पेड डिविडेंड, यानी गूगल ने आज तक कभी अपनी लाइफ में डिविडेंड नहीं दिया है। तो ऐसी कंपनीज के कैश फ्लो को देखना है, तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल FCFE याद रखिएगा। FCFE model provide a alternate to dividend. Under this model, equity is valued by discounting the free cash flow to equal to equity shareholder instead of actual dividend paid by the company. FCFE to equity is computer as flow. Operating cash flow minus capital expenditure minus interest payment minus net borrowing या payment, ठीक है। तो कैश फ्लो टू इक्विटी यहां से निकल जाता है। और FCFE कंपनी मॉडल किसके लिए यूज होता है, जो हाई ग्रोथ रेट में। FCFE model are most likely to use for companies that are in high growth phase. However, if a company is in a high growth phase, it would be inappropriate to assume a constant growth rate for the cash flow. तो अब हाई ग्रोथ रेट है, तो उसका कांस्टेंट ग्रोथ रेट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी में बी एक्सपीरियंसिंग लाइकली टू बी वेरी हाई और मे आल्सो बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा हाई होती है। इन सच केस इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू वैल्यू द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इन 2 स्टेज। तो ऐसे में 2 स्टेज में कैश फ्लो निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ द इक्विटी,
तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई ड्यूरिंग द हायर ग्रोथ फेज प्लस वैल्यू ऑफ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ एफसीएफसी आफ्टर हायर ग्रोथ फेज। ठीक है, पहले हायर ग्रोथ में और हायर ग्रोथ के बाद तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला जाता है। In order to value the company in two stage, analyst has to assess how long the company is likely to grow at higher rate and then estimate the FCFE for all the time period in the high growth phase. These cash flow are then discounted. Analyst can use the Gordon growth model to value the perpetual stream of FCFC most maturity. It is to be noted that the terminal value has to be discounted further to its present value. ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही, और यही जो चैप्टर है ये आपको पास कराएगा। इजी है, थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में आप बन जाता है। अब एक पूरा छोड़ देंगे ये वाला चैप्टर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या चाहे कॉमर्स के भी बैकग्राउंड से हैं तो भी, अगर ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, वो वाला बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एक बार में निकलना चाहिए। Free cash flow to the firm model, FCFF. One of the major challenge in using FCFC model is that unless a company has objective debt policy, it is not possible to objectively estimate the net borrowing. If company doesn't have a stated policy, borrowing may not be estimated using arbitrary consideration. This can lead to a significant bias in valuations. Thus, in many such cases, analysts prefer use FCFF. ठीक है, represent the free cash flow before taking the consideration any cash flow pertaining to any source of capital. तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स बेनिफिट, तो फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी यहां से निकल जाता है। हाँ, नोट्स से तो मैं समझाऊंगा, लेकिन नोट्स, देखिए नोट्स तो ठीक है, लेकिन हमको नोट्स के पे डिपेंड होने से ज्यादा पहले अपने को ये कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से समझाऊं। इससे मैथमेटिकल्स इसमें से नहीं आते, ये एफ सी एफ ई और ये सबसे नहीं आते ज्यादा। ठीक है, आए भी तो मैं बोलता हूँ छोड़ दो उसको। अब मैं बोलूंगा छोड़ दो तो बोलोगे सर, अब इसको याद रखोगे तो बाकी चीजें आदमी भूल जाता है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, इसके फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, उसमें से बन जाएगा, ये आएगा फॉर्मूला तो तुरंत बनना चाहिए इसका आंसर। आता भी है ये आता है। ठीक है, often analysts may try to calculate the same thing the indirect method with the FCFS is calculated as follow: EBITDA into 1 minus tax rate plus depreciation and non-cash charges less increase in working capital less capital expenditure incurred. Under the FCFF model, the value of business is derived by discounting the FCFF, since FCFF is the cash flow available to all source of capital. Discount rate is taken as the weightage average cost of capital. ये आता है, weightage average cost of capital का फॉर्मूला आता है। That affect factor the all sources of capital and investor expected return on the same. Once the value of business is estimated, the value of equity is then derived by subtracting minor interest, preferred share capital and debt, and by adding cash equivalent and short term investment. Similar to FCFE model, well, when value in higher growth company, FCFI model also involving segregating the valuation into two parts: value of cash flow during high growth phase and terminal value. The required forecast of cash flow expected in future. A rudimentary forecast can be derived by extrapolating historical growth rate experienced by the company. However, analysts often use their judgment by refining their forecast by taking into consideration several factors, including the internal detrimental growth, namely proportion of earning flow back into the business. ठीक है, इतना डिटेल में दिया है, इसको पढ़ के अगर पहली बार आप लोग पढ़ रहे होगे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको 2-3 बार पढ़ना और
इसको कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा समझने की, नहीं समझ में आएगा तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो ये जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका फॉर्मूला कहाँ पे है? ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जनरली कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAMP। ये भी पूछता है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला आता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 10 बार लिख लो, K=RF प्लस बीटा इंटू RM-RF। तो RF इज रिस्क फ्री रेट, RM-RF मार्केट रिस्क प्रीमियम, और बीटा। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये आता ही आता है, मेरे को याद करोगे एग्जाम वाले दिन, CAMP आता ही है। और सेकंड, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? KE इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस KD इंटू 1 - टैक्स इंटू डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेप्ट। देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो शॉर्टकट में भी दिया, KE इंटू WE प्लस KD इंटू 1 - टैक्स इंटू WD। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना, कई बार बड़े में भी पूछता है, इसमें भी पूछता है, बहुत इजी है ये, एक बार याद कर लो, 1 नंबर तय है इसमें मिलना। ये जो बताया ना CAMP, कैंप, और ये आता ही है, आता ही है दोस्त, कुछ नहीं कर सकते इसका, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसका शॉर्टकट यही है कि इसको लिख लिख के याद करो 1 2 बार। तो एग्जाम में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में 3 रॉन्ग रहेंगे, उसको पकड़ लोगे इजिली कि राइट कौन सा है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है बॉस, कुछ नहीं कर सकते इसको, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है, बाकी को अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ भी सकते हो, और अगर नॉलेज के लिए जानना है तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, WACC CAMP ये पूछेगा ही पूछेगा। रिलेटिव वैल्यूएशंस, as seen above, DCF method throw up a number of valuation based on stream of cash flow, their expected timing and discount rate. It is complicated method given the assumption which go to the estimate of future cash flow. Valuation exercise is undertaken to compare the price with value to arrive at whether a business is overpriced, underpriced or fair value. तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज से क्या पता चलता है, इसको याद रखिएगा। वैल्यूएशन एक्सरसाइज से क्या पता चलता है कि कंपनी ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, कि फेयर प्राइस है। तो इससे क्या अपन एनालिस्ट क्या हेल्प मिलता है कि बाय करना है, सेल करना है, कि होल्ड करना है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वी मे लाइक टू कंपेयर व्हाट वी गेट or what we pay to arrive in the sense of valuation. What we pay is the price and what we get is the earning and assets of the business. Therefore, we can compare with earning and asset, we can get a sense of valuation. Not the absolute valuation, but whether something is cheap or expensive. तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि कोई कंपनी चीप है कि एक्सपेंसिव। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। ठीक है, अगली क्लास में अपन 10.7, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो ये नहीं समझ जाओ कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले भी इजी है, तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का जो बाउंसर गया उसके लिए एक दिन रिवीजन कर लेना।